नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है दक्षिण भारत के राजवंश। आपकी जो PYQ सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगातार हमारे चैनल पर कर रहे हैं। प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट 13 वीडियो है और 2 वीडियो और आपको मिलेंगे, जिसके बाद आपका ये पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, दक्षिण भारत के राजवंश। तो अभी हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें है चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। ये मेन टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय या परंतक? बताइएगा। RAS RTS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय या परंतक? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यूपी PCS प्री 1999 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन है आपके ए बृहदीश्वर मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर और डी है लेपाक्षी मंदिर। और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बृहदीश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो वह सम्राट कौन था? परांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या राजाधिराज प्रथम के? यूपी PCS मेंस 2008 का प्रश्न है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किस चोल शासक के कार्यकाल में? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है आपका कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट पर, होयसल में, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर? यूपी PCS प्री 1991 का प्रश्न है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट यानी कि दक्कन के कुछ भाग पर। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट था, दक्कन का कुछ भाग था, यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में होते थे। अगला प्रश्न है आपका कि चोलों की राजधानी क्या थी? कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है कि चोलों की राजधानी क्या थी? और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, तंजौर थी। क्या थी? तंजौर थी। तो जो प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार तो तंजौर चोलों की राजधानी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त गंगाईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार देना, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना? यूपी PCS प्री 1995 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? BPSC प्री 2017 का प्रश्न है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, लंका से व्यापार,
RAS-RTS प्री 1993 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, ग्रामीण सभाएं यानी कि विलेज असेंबली। अगला प्रश्न है आपका कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चोल, चालुक्य, बातापी। यूपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? और सही उत्तर है आपका सी, चोल। अगला प्रश्न है आपका, एक कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। एमपीपीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका ए, चोल। देखिए कितनी बार एक ही प्रश्न भाषा बदल बदल कर पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, चोल। अगला प्रश्न है आपका कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तंजावुर में है, उरैयूर में है, कांचीपुरम में है या उत्तर मेरूर में है? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, उत्तर मेरूर में है। ठीक है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम या टोट्ट वारियम या संवत्सर वारियम? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? और 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, टोट्ट वारियम। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देखरेख की एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहते थे। जो गांवों की गतिविधि का देखरेख करती थी चोल काल में, उस समिति को क्या कहते थे? वारियम कहते थे। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्ट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति तथा पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहा जाता था। ठीक है, तो जो उद्यान प्रशासन को देखती थी वो टोट्ट वारियम होती थी और जो वार्षिक जो समिति होती थी वो संवत्सर वारियम कहलाती थी और जो तालाब समिति होती थी वो एरी वारियम कहलाती थी और जो स्वर्ण समिति होती थी वो पोन वारियम कहलाती थी। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार इसको समझते हैं क्या है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो एक केवल सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या कोई नहीं सही है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका 14वें का सही होगा। और पहला जो पॉइंट है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, बिल्कुल सही बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः पारंतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजोर अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य यानी केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो ये इतिहास का थोड़ा कठिन टॉपिक माना जाता है जो दक्षिण भारत के राज्य होते हैं। तो क्योंकि जो हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र है उस तरफ ज्यादा हम लोगों का भौतिक रूप से जुड़ाव नहीं है, तो हम लोगों को उतना वो समझ में भी नहीं आता है। थोड़े नाम अलग होते हैं, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और पेपर में आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। तो डाउट में मत रहिए, सब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय थी। अष्टभुज है, षड्भुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति किसकी थी? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातुकांश मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम या सोम स्कंद? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? और इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नटराज की मूर्ति। अगला प्रश्न है आपका कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी? पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, भगवान विष्णु के पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं? आरएएस आरटीएस प्री 1994 का प्रश्न है कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी। और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, नटराज शिव की कांसे की बनी प्रतिमाएं। अगला प्रश्न है आपका कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? और 18वें का तो सही उत्तर है आपका ए, चोल कला का। देखिए एक ही प्रश्न है, वो बार बार पूछा जा रहा है, बस भाषा बदल कर, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से। ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न होते हुए? यूपी पीसीएस प्री 2013, एक बार फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, बस भाषा बदली है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो है शिक्षक। ठीक है, उनको नटराज मूर्ति में आप नृत्य करते हुए उनको देखते हैं, लेकिन वो एक शिक्षक के रूप में है। किसके रूप में है? शिक्षक के रूप। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? और 20वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कुलोत्तुंग युग में। ठीक है, चोल शासन कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आरएएस आरटीएस प्री 1993, यूपी पीसीएस 1992, यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट? और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, चोल। इनकी नौसेना सबसे प्रसिद्ध थी। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिक के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोत्तुंग? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो भी है बी, राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंगल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। तो देखिए, जब उसने महिपाल को पराजित किया, पाल शासक
चोल, ठीक है। तो उसने क्या किया, गंगेय कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। और वो शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था, चोल साम्राज्य का काफी ताकतवर राजा, काफी प्रसिद्ध राजा। और अगला प्रश्न है आपका कि गंगेय कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है। राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम या विजयादित्य, गंगेय कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने की थी। किसको हराकर की थी? महिपाल को जब हराया था, तो जो पाल शासक था उत्तर भारत में, उसको महिपाल उसको हराया, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गंगेय कोंड की उपाधि धारण की और फिर एक राजधानी नई बनाई, गंगेय कोंड चोलपुरम। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज या राजाराज द्वितीय। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राजेंद्र को। अगला प्रश्न है आपका कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, पारंतक चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है कि किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी, यानी कि नौसेना प्रारंभ की थी? और सही उत्तर है आपका सी, राजराज प्रथम, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया था राजेंद्र चोल ने। चोल साम्राज्य की महत्ता का एक वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नपाई भी कराई थी। अगला प्रश्न है आपका कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलानुरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और उसका नाम जननाथ मंगलम रखा। जो राजराज था वो शैव मतावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय। आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है और सीलोन जो है उसको श्रीलंका को कहा जाता है। 28 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, राजेंद्र प्रथम ने सीलोन यानी कि श्रीलंका को जीता था और श्रीलंका को ही सिंगल द्वीप कहा जाता है। जो राजराज प्रथम था उसने श्रीलंका के बस कुछ द्वीपों को जीता था, लेकिन जो राजेंद्र प्रथम था उसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है आपका कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय भाऊ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बिरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। देखिए अगला प्रश्न जो है ये आपका कथन और कारण पर आधारित है और इसके नीचे आपको कुछ कूट मिलेंगे और उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। ये प्रश्न आपका जो है वो यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया था। कथन ए है आपका कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चरण प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका देखिए जो कथन है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, बिल्कुल सही बात है। देखिए उसी साम्राज्य की आपको जानकारी होगी जो बहुत ही ज्यादा विशाल रहा हो, बहुत ही यश कीर्ति प्राप्त करने वाला रहा हो, जिसने बहुत अच्छे से शासन चलाया हो, तो उसके तो जानकारी प्राप्त होगी ही। तो कथन ए आपका सही है। और कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का
चलन प्रारंभ किया और जिनमें उनकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो राजा थे चोल साम्राज्य के, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने ही मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। अगला प्रश्न है आपका, एक तरफ शब्द दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है और सही आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आईएएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ एरीपत्ती दिया गया है, दूसरी तरफ तनियूर दिया गया है और तीसरी तरफ घटिका दिया गया है। तो इसका कौन कौन सा पॉइंट सही है वो आपको बताना है। देखिए, जो पहला है आपका कि एरीपत्ती, वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। मतलब एक ऐसी भूमि होती थी और उससे मिलने वाले राजस्व को अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और देखिए, दूसरा जो पॉइंट है आपका कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम, ये गलत है। ठीक है, जो घटिका है वो प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, ये सही है। घटिका को ही तनियूर कहा जाता था और इसको ही तकर्रुम कहा जाता, क्या तकुर्रम कहा जाता था घटिका को ही। प्रायः मंदिरों के साथ जो संबंध विद्यालय होते थे उन्हें ही तनियूर कहा जाता था, घटिका कहा जाता था या तकर्रुम कहा जाता था। ठीक है, तो आपका कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित? श्रेणी, नगरम, नानादेश या मणिग्राम। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा, देखिए दो संस्थाएं हैं जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी, और सी है नानादेशी और डी है मणिग्राम। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं जो थी ये विदेशी व्यापार से संबंधित। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठन को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है मणिग्रामम, नानादेशिस या नानादेशी, बलैंग, बलंजियर, इंदैंग आदि। माणिग्रामम और नानादेशिस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की वेंगी से जुड़ता था? आईएएस प्री 1994 से पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? और 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, तगर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहाल अभिलेख से प्राप्त होता है, एहोल अभिलेख से। ठीक है, तो जो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था और उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। और उसका जो शासन का काल था वो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक था, यानी कि लगभग उसने 32 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या सेन? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? और 35 का जो सही उत्तर है आपका बी है, चालुक्य। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टिकारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी को उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावर में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलता पूर्वक शासन में संचालित किया था। तो जो अगला प्रश्न है आपका कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज? यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, वातापी। और ये जो वातापी है बीजापुर कर्नाटक में था। ठीक है, अब उसका नाम बीजापुर है और प्राचीन नाम इसका वातापी था। और जो चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न है आपका कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख इसमें किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापादुदान लेख में या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है?
और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, और प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है, अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त प्रथम के करमंडला शिवलिंग अभिलेख में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। यूपी पीसीएस में 2013 का प्रश्न है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, वो है आपका ए, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? राजाराम, नरसिंह बर्मन प्रथम, कीर्ति बर्मन प्रथम, या जयसिंह प्रथम। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नरसिंह बर्मन प्रथम। ये एक पल्लव वंशीय शासक था। कौन? नरसिंह बर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक था, एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तिकाओं का, या काली मिर्च का। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक था, और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, काली मिर्च। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। अगला प्रश्न है आपका कि तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, या व्याकरण और काव्य से, या उपयुक्त सभी से। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, व्याकरण और काव्य से। तोलक्कापियम एक प्रणयनकर्ता, जो तोलक्कापियम है ग्रंथ है उसके प्रणयनकर्ता यानी कि लेखक तोलकापियर है, और ये ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। ठीक है, जो तोलक्कापियम है क्या है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो इसके रचनाकार हैं या प्रणयन करता है वो तोलक्कापियर है, और ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे वो। अगला प्रश्न है आपका कि संगम साहित्य में तोलक्कापियम का एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, या तमिल राजशास्त्र का। यूपी पीसीएस में 2014 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, तमिल व्याकरण का। अगला प्रश्न है आपका कि शिलप्पाधिकारम का लेखक था इलंगो, परणर, करिकाल, या विष्णु स्वामिन। यूपी पीसीएस में 2002 का प्रश्न है कि शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था, और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, इलंगो। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल था, और यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। ठीक है, इसका जो लेखक है वो चोल नरेश करिकाल का पौत्र था, और लेखक का नाम क्या है, इलंगो आडिगल। क्या? इलंगो आडिगल। एक तरफ सूची 1 दी गई है और एक तरफ सूची 2 दी गई है, और इनका आपको सही मिलान करना है, और ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी आरआई 2014 में पूछा गया है। तो तिरुक्कुरल है जो वो एक दर्शन है। क्या है? दर्शन है। और तोलक्कापियम क्या है? व्याकरण है। तो ए का 2 और बी का 4 किस में है? सिर्फ डी में है। ठीक है, और शिल्पाधिकारम क्या है? एक प्रेम कथा है। और मणि मकैले क्या है? एक बाणिक कथा है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तोलक्कापियम, शिल्पपद्दिकरण, या मणि मेखलय, या तिरुमुराया। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी श्रृंखला आपकी चल रही है। लगातार जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, तिरुमुराय। ठीक है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उसका नाम है तिरुमुराय। तिरुमुराय जो है ये तमिल भाषा में शिव की स्तुति है। में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंडों का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के लिए तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का एक आधार है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरई, ताम्रलिप्ति, तोंडी, या अरिकामेडु। यूपी पीसीएस प्री 2001, यूडीए 2002
और यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल तथा मणिया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोम वासियों की रुचि एवं नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था राजगीर, अरिकामेडू, भागरपीर या तामलुक। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। और 47 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, अरिकामेडू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडू, ताम्रलिप्ति, कोरके या बारबेरिकम। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, अरिकामेडू। अगला प्रश्न है आपका कि रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है। कालीबंगा, अरिकामेडू, रंगपुर या सतारा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है। और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, अरिकामेडू से। अगला प्रश्न है आपका कि एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित धूसर जार या काला और लाल मिट्टी का जार। यूपी पीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है कि एम्फोरा जार होता है। और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। इसकी जो गर्दन है वो लंबी और संकीर्ण होती है। और इसका जो प्रयोग है प्राचीन काल में तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था एम्फोरा जार का। ठीक है, लंबा होता था और इसकी जो गर्दन है वो संकीर्ण होती थी और दोनों तरफ इसमें हत्थे लगे होते थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कंदम्ब, चेर, चोल या पांड्य। बताइएगा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, कंदम। ठीक है, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। चेर, चोल, पल्लव या पांड्य। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। और 52 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पल्लव। अगला प्रश्न है आपका कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। एमपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है। और 53 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, तमिल में। कुरुल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मोपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किस लघुवेद की संज्ञा दी जाती है। नंदी कलम्बकम, कलिंग तुपर्णी या पेरिय पुराणम। क्या पेरिय पुराणम या नंदी कलम्बकम या कलिंग तुपर्णी या कुरुल। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। देखिए, अब बार बार पढ़ेंगे तो ये शब्द याद होते हैं। तमिल का थोड़ा मैं भी कम देखता हूँ, दक्षिण भारत का ऐसी आदत होती है हम लोगों की, स्वाभाविक आदत है। जहां हम पले बढ़े हैं, जहां के बचपन की कहानी सुनते आए हैं, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत मन लगता है। लेकिन जहां पर हमसे थोड़ा अलग चीजें होती हैं, उसको पढ़ने, समझने में, याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही है, कुरुल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था। कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था। और 55 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। ठीक है, कंबन। अगला जो प्रश्न है आपका
मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र के प्रसिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिग्रहण को स्वीकारते थे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए पहला पॉइंट भी आपका सही है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, और जो लिंगायत थे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रश्न लगाते थे, ठीक है, और जाति को अस्वीकारते थे। तो 1 और 2 आपका दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु के बाद जो भक्त हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सूची 1 दी गई है और सूची 2, इनका मिलान करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, इनसे जुड़े हुए शहर दिए गए हैं, ठीक है, या स्थान दिए गए हैं। आईएएस प्री 1997 कुछ स्थान दिए गए हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको आपको मिलान करना है। गुप्त काल जो है, गुप्त शासक थे, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा स्थान है? देवगढ़ है, ठीक है, और जो चंदेल थे उनसे जुड़ा हुआ कौन सा स्थान है? खजुराहो है। तो ए का 4 और बी का 3 किस में है? केवल ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चालुक्य का बादामी और पल्लव का है पनमलय, ठीक है, पनमलय। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है और ये इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और जो खजुराहो है, यहाँ पर लगभग 25 मंदिरों का निर्माण हुआ है चंदेल काल में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्रामम। आईएएस प्री 1997 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? और 58 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, मणिग्रामम, ठीक है। और जो ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, ठीक है। जो ब्राह्मणों को ग्राम दान में दे दिया जाता था उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, और व्यापारियों का एक निगम था मणिग्रामम। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होशियाल के मध्य, होयसल के मध्य, या चोल एवं पांड्यों के मध्य। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? और 59 का सही उत्तर है आपका, वो बी हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया तथा तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय युकोंड की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है आपका कि संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। और 61 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरीप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी में मिलता है। और अगर आप उत्तर भारत में बात करेंगे तो प्राचीन काल में मथुरा सूती वस्त्रों के जो कपड़ा था, सूती वस्त्र थे, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? और 62 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, वेंगी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोरकय, पुहार, तुंडी या मुशीर। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। और देखिए, तोंडी और मुशीर ये पश्चिमी तट पर स्थित थे। पत्तन यानी कि बंदरगाह। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरात, तोंडी, मुसीर और नीलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है आपका कि संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुए थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए और या फिर राजा के लिए। आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 64 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी है, राजा के लिए कोन और को
और मन्नन शब्द प्रयुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु में, इरनाकुलम में, मदुरई में या तुकोरिन में। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि तृतीय संगम कहां पर हुआ था और इसका सही उत्तर है आपका सी, मदुरई में। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से, ठीक है। इन गोष्ठियों में या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने और ये मदुरई में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम जो था उसका स्थान था कपाटपुरम या अलायवाई और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि की बाद में तोलकापियर दोनों ने की थी। और तृतीय संगम जो है उसका स्थान है मदुरई और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो नक्कीरर ने की थी। किसने की थी? नक्कीरर ने। अगला प्रश्न है आपका कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है। चालुक्य, पल्लव, हर्ष, बादामी, पांड्य, कांचीपुरम। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही मिलान करना। और एक तरफ राजधानी दी गई है, एक तरफ वंश दिए गए हैं। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, पल्लवों की राजधानी क्या थी, हर्ष की राजधानी क्या थी, पांड्य की राजधानी क्या थी? तो हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, ठीक है। उत्तर भारत का है, आपको बहुत ही आसानी से याद होगा कि हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। तो सी का आपका 2 है। सी का 2 किसमें है? सारे में सी का 2 है देखिए, है ना। और पुलकेशिन द्वितीय जो बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था, उसकी राजधानी क्या थी? बादामी थी। तो चालुक्य यानी कि तीसरा, पहले का तीसरा, ए का तीसरा और सी का 2 किसमें है? केवल ए में है। बहुत आसानी से इसका उत्तर आप कर पाए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, ठीक है। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न था आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68 कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, महेंद्र वर्मन एक यानी कि प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं को प्राचीन काल से आरंभ करके सही कालानुक्रम में लगाना है। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है। तो देखिए एक ही में कितने प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं। घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 600 से 630 ईस्वी में पल्लव सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। फिर आते हैं आपके गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, ये 750 से 770 ईस्वी के बीच में आते हैं। और फिर आते हैं आपके राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और ये उदय हुआ था 836 से 885 ईस्वी के बीच में। और फिर आते हैं आपके परांतक प्रथम चोल सत्ता की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 907 से 953 ईस्वी के बीच, ठीक है। और मिहिर भोज को ही राजा भोज कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2012-16 का प्रश्न है कि कौन सी जोड़ी का सुमेलित नहीं है और प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? पल्लव कांचीपुरम, बिल्कुल सही बात है। पांड्य मदुरई, सही है। चोल तंजौर, होयसल द्वार समुद्र, सही है। जो सही नहीं है वो चेरी पांडुचेरी, ठीक है। चेर राजवंश की जो राजधानी थी वो पांडुचेरी नहीं थी बल्कि वांची थी, ठीक है। चेरों की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी, वांची थी। अगला प्रश्न है आपका 70 कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और बताना है आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको एक प्रश्न कराया था कालानुक्रम वाला थोड़ी देर पहले, उसी के आधार पर आप शुरू कर सकते हैं या बाद में शुरू कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा डिटेल में जब आप पढ़ते हैं तब ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं सबसे पहले आएंगे आपके महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। इनका जो शासन काल था वो था 600 से 630 ईस्वी, ठीक है। फिर आते हैं आपके नरसिंह वर्मन प्रथम और इनका जो शासन काल था वो 630 से 668। 4 के बाद 2 किसमें है? केवल ए ऑप्शन में है, ठीक है। फिर आते हैं आपके परमेश्वर वर्मन एक प्रथम या एक, और इनका जो शासन काल था वो 670 से 700 ईस्वी तक था। और फिर आते हैं आपके नंदी वर्मन द्वितीय और इनका जो शासन काल था वो 731 से 795 ईस्वी तक था।
तो ए विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। महेंद्र वर्मन 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, और फिर आते हैं आपके परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी तक, और नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या मातवालिन? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? और 71 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मातवालिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? चालुक्य, राजपूत, गुप्त या मौर्य? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? और बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका आपके लिए ए, चालुक्य। चालुक्य राजवंश ने दक्षिण भारत में ही शासन किया है। राजपूत, गुप्त और मौर्यों ने उत्तर भारत में शासन किया है, और इनका जो शासन का स्थान था वो दक्कन एवं दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी या बातापी थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल या चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम या कश्मीरी राजा जयसिंह? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशु पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? और 73 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, चालुक्य राजा कुमारपाल ने। अगला प्रश्न है आपका कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? और 74 का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा बी, वनवासी। ठीक है। और जो कदम्ब राजवंश की स्थापना थी वो मयूर शर्मन ने की थी। किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तंजौर राजधानी चोलों की थी, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटूपल्ली या मछलीपत्तनम या मसूलीपत्तनम या नेल्लूरू? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका बी, मोटूपल्ली। ठीक है। और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। ठीक है। काकतीय राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर या पांड्य या चालुक्य? एमपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पांड्य राजवंश। ठीक है। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया और इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई। अगला प्रश्न है आपका कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? यूपी पीसीएस प्री 1992, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और 77 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मदुरई में स्थित है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त एवं नक्कीरर ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में या मदुरई में या महाबलीपुरम में? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? और 78 का सही उत्तर है आपका वो सी है, मदुरई में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है। मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेलूर मठ, इनको आपको मिलाना है। एमपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, और जो वेंकटेश्वर मंदिर है आपका वो आपका तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो आपका महाकाल मंदिर है ये आपका उज्जैन में स्थित है, और जो बेलूर मठ है हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका यहाँ पर जो 79 है, और बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, यह बात याद रखिएगा 1897 में। ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है कि दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता
मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का। पार्ट 13 कंप्लीट हो गया है। यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न, पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगातार कर रहे हैं हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा और क्या आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्या आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।